अस्सलामुअलैकुम। ये है अक्साई चिन जो कि अभी चाइना के कंट्रोल में है, लेकिन ऑफिशियली ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, मतलब इंडिया का पार्ट है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे चाइना अक्साई चिन को इन्वेड कर पाया। अक्साई चिन चाइना के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है जबकि वहाँ पे कुछ नहीं है पहाड़ और बंजर मैदानों के अलावा। इस अक्साई चिन के लिए इंडिया और चाइना के बीच में एक वार भी हुई, इंडो चाइना वार 1962। ये हिस्ट्री में इकलौती ऐसी वार है जो इंडिया हारा। असल में इंडिया वो वार हारा नहीं है, बल्कि वार तो चल रही थी। बीच में ही चाइनीज ऑफिशियल्स ने बॉर्डर से अपने फोर्सेस को विड्रॉ किया और विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। ये बात तो सच है कि इस टाइम तक चाइना का एक अपर हैंड था इस वॉर में, मगर इंडिया इस वॉर को अभी हारा नहीं था। आइए आज की इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, तो लास्ट तक बने रहे। पहला, कैसे चाइना अक्साई चिन को इन्वेड कर पाया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंडिया चाइना के साथ कितना बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया चाइना के साथ करीब 4000 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, जिसे 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया। पहला है वेस्टर्न सेक्टर जम्मू एंड कश्मीर में, इसके नीचे आता है मिडिल सेक्टर जो कि है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, और तीसरा है ईस्टर्न सेक्टर जो कि है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है उसको मैकमोहन लाइन भी बोलते हैं, और चाइना बोलता है कि ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश उनका है। अब हम वेस्टर्न सेक्टर पर वापस आते हैं। असल में ये जो अक्साई चिन का रीजन है ये बहुत समय तक इग्नोर रहा था, क्योंकि ये बहुत रिमोट और आइसोलेटेड एरिया है। अब इस अक्साई चिन की थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। यह एरिया सिख एम्पायर में राजा गुलाब सिंह के अंडर आता था। फिर 1846 में जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इस एरिया को इन्वेड किया और गुलाब सिंह को अपने अंडर एक महाराजा बना दिया। ये जो ब्रिटिशर्स थे ये हमेशा से चाहते थे कि एक प्रॉपर बाउंड्री हो ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन उस टाइम पे चाइनीज ऑफिशियल्स ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर 1865 में ब्रिटिशर्स ने एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ की, जॉनसन लाइन, जिसको बनाया था W.H. जॉनसन ने, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे सर्वे ऑफ इंडिया के। इस जॉनसन लाइन के अनुसार अक्साई चिन जम्मू एंड कश्मीर का रीजन था। इसके बाद 1893 में एक सीनियर चाइनीज ऑफिशियल हुंगता चिन ने एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ की, और इस लाइन में भी अक्साई चिन को इंडिया का ही हिस्सा दिखाया गया। इसके अलावा ब्रिटिशर्स के द्वारा एक और बाउंड्री लाइन ड्रॉ की जाती है। ये लाइन वाटरशेड डिविजन्स पर बेस्ड थी, मतलब 2 देशों के बीच में बाउंड्री बनाना नेचुरल जियोग्राफिकल लैंडस्केप्स का इस्तेमाल करके, जैसे कि माउंटेन्स, या अगर कोई रिवर बहती हो 2 देशों के बीच में तो उसी रिवर को बाउंड्री बनाना, जैसा कि किरण वैली में है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। रिवर के एक साइड से इंडिया है और दूसरी साइड से पाकिस्तान। या फिर किसी पहाड़ी की पीक को बाउंड्री लाइन बनाना, इस चीज को ज्योग्राफी में वाटरशेड डिविजन्स कहते हैं। इस टाइम तक चाइना को इंडिया के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट 1947 में इंडिया की आजादी के बाद चाइना और इंडिया तो एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट 1959 में हुआ, क्योंकि चाइना ने अक्साई चिन में रोड्स बनाना शुरू कर दी, वो भी बिना परमिशन के, क्योंकि चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया था 1950 में। अब उनको वहां तक रोड्स बनानी थी, तो उन्होंने उसके लिए सबसे आसान रास्ता चुना, जो कि अक्साई चिन से होते हुए तिब्बत पहुंचता था। एक साइड से इंडिया क्लेम कर रहा था कि अक्साई चिन हमारा है, और दूसरी साइड से चाइना वहां पे रोड्स बना रहा था, और यही से इंडिया और चाइना की दुश्मनी शुरू हुई। हमारी चाइना के साथ दुश्मनी का एक और भी रीजन है, वो है इंडिया के द्वारा दलाई लामा को जगह देना इंडिया के अंदर। दलाई लामा तिब्बत का स्पिरिचुअल लीडर था। जब चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया तब दलाई लामा तिब्बत से भागकर इंडिया आए थे। उस टाइम पे चाइना का यही कहना था कि इंडिया को दलाई लामा को हमें वापस देना होगा, लेकिन इंडिया ने कहा अतिथि देवो भव। इसी की वजह से चाइना इंडिया को अपना दुश्मन मान रहा है। इसके बाद चाइना ने अक्साई चिन के साथ साथ ईस्टर्न सेक्टर में मैकमोहन लाइन को भी ब्रीच करते हैं और अरुणाचल प्रदेश के एरियाज को क्लेम करने लग जाते हैं। और इसी बीच जू एनलाई इंडिया आते हैं बातचीत करने के लिए। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऑफर करते हैं कि हम अपना क्लेम अरुणाचल प्रदेश से वापस हटा देंगे अगर इंडिया अपना क्लेम अक्साई चिन से हटा देते तो, मगर जवाहरलाल नेहरू इस ऑफर को रिजेक्ट करते हैं। ये बात है 24 अप्रैल 1960 की। इसके बाद नेहरू जी एक फॉरवर्ड पॉलिसी लाते हैं, जिसमें यह था कि अब इंडिया आर्मी का इस्तेमाल करेगी चाइनीज को बाहर निकालने के लिए। असल में यहाँ पे नेहरू जी ने एक्सपेक्ट किया था कि चाइना वार नहीं करेगा इंडिया के खिलाफ इस चीज को लेकर, मगर यहाँ पे सब उल्टा हुआ। जब इंडिया ने अपनी आर्मी को कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में तैनात किया तो चाइना ने भी अपनी फोर्सेस को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। यहाँ तक तो कोई लड़ाई नहीं हुई थी, अभी तक सब शांत बैठे थे, मगर फिर 10 जुलाई 1962 चाइना के करीब
350 सोल्जर्स एक इंडियन पोस्ट को घेर लेते हैं। यह पोस्ट थी लेह के चुशुल गांव में, मगर इंडियन सोल्जर्स इनको बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। मगर परलरी चाइना ईस्टर्न सेक्टर में भी अटैक करता है। उस एरिया का नाम है ठगला रिज। ये जो ठगला रिज है ये 5 से 6 किलोमीटर हाइट पर है मैकमोहन लाइन से। अगस्त के महीने में चाइना यहाँ पे करीब 200 ट्रूप्स को भेजता है। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था क्योंकि हफ्तों का समय लगता था हाई करने में, लेकिन सितंबर तक चाइना ने इस एरिया में करीब 600 ट्रूप्स को भेजा था। और फिर आता है 10 अक्टूबर 1962 सुबह करीब 8 बजे, जब इंडियन सोल्जर्स अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटी में बिजी थे कि अचानक से चाइना के सोल्जर्स भारी तादाद में हमला बोलते हैं। जहां पे सिर्फ 55 इंडियन सोल्जर्स मौजूद थे और दूसरी तरफ से थे करीब 600 चाइनीज सोल्जर्स। ये अटैक हुआ था ईस्टर्न सेक्टर में, मतलब अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था पीछे हटने के अलावा, क्योंकि हमारे सोल्जर्स बिल्कुल भी तैयार नहीं थे इस अटैक के लिए। और फिर आता है 20 अक्टूबर 1962 और यही से ऑफिशियली इस इंडो चाइना वॉर की शुरुआत होती है। चाइना ने ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर में एक साथ अटैक किया, मतलब अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश में। मगर इस वीडियो में हम सिर्फ वेस्टर्न सेक्टर के बारे में बात करेंगे। वेस्टर्न सेक्टर में 3 सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट थी, दौलत बे गोल्डी, चिपचेप वैली और गलवान पोस्ट। इन पर चाइनीज सोल्जर्स 19 अक्टूबर को हमला करते हैं। दौलत बे गोल्डी के नॉर्थ में चांदनी नाम से एक पोस्ट थी जिसमें सिर्फ 30 इंडियन सोल्जर्स मौजूद थे। इस पोस्ट पर करीब 500 चाइनीज सोल्जर्स ने अटैक किया। हमारे 30 सोल्जर्स ने बड़ी बहादुरी से पूरे 1 दिन तक इस अटैक को डिफेंड किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे करीब 29 सोल्जर शहीद हो जाते हैं। अगले दिन 20 अक्टूबर को चाइनीज सोल्जर्स बड़ी आसानी से चिपचेप वैली, गलवान वैली और पेंगोंग लेक पर कब्जा करते हैं। अब लद्दाख में सिर्फ एक पोस्ट बची थी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट थी हमारे सोल्जर्स के लिए, जो कि थी चुशोल। ये 4350 मीटर हाइट पर मौजूद एक सैंड की वैली है। यहीं पर इस इंडो चाइना वॉर की सबसे हीरोइक लड़ाई लड़ी जाती है, द बैटल ऑफ रेजांगला एक 5000 मीटर हाई प्लेस है। चुशुल को डिफेंड करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह, क्योंकि अगर कोई चुशुल को पार करता है तो वो आसानी से लेह तक जा सकता है। कुमाऊं रेजिमेंट की 13 बटालियन को काम दिया गया चुशुल को डिफेंड करने का। इनकी कंपनी में 117 सोल्जर्स थे जिनको लीड किया जा रहा था मेजर शैतान सिंह के द्वारा। 18 नवंबर को चाइनीज फोर्सेस हमला करते हैं। बहुत भारी चाइनीज कैजुअलिटीज देखने को मिलती है, क्योंकि इस टाइम पर हमारे सोल्जर्स भी तैयार थे वापस जवाब देने के लिए। इस लड़ाई के बाद करीब 20 चाइनीज सोल्जर्स बचते हैं और 12 इंडियन सोल्जर्स। और इस टाइम तक तो सारी गोलियां भी खत्म हो गई थी दोनों साइड की। फिर दोनों साइड के सोल्जर्स बाहर निकलते हैं और हैंड टू हैंड फाइट करते हैं। और यहाँ पे हमारे सोल्जर्स इन सारे चाइनीज सोल्जर्स को मारते हैं। मगर इसके कुछ टाइम बाद ही एक और चाइनीज सोल्जर्स का ग्रुप हमला करता है और अनफॉर्चुनेटली हम ये बैटल ऑफ रेजांगला हार जाते हैं। ये बैटल ऑफ रेजांगला इसलिए इतनी फेमस है क्योंकि हमारे सोल्जर्स ने जो बहादुरी दिखाई थी वो कमाल की थी। आखिरी दम तक हमारे सोल्जर्स ने लड़ा। जहाँ पे हमारे जो सोल्जर शहीद हुए थे उन्होंने अपनी आखिरी गोली भी इस्तेमाल की थी, कोई भी एमिनेशन नहीं बचा था। और जो इनका मेजर था, मेजर शैतान सिंह, वो इस फाइट में काफी जख्मी हुए थे। 2 सोल्जर्स ने उनको सेफ जगह पर पहुंचाने की कोशिश की, मगर उन्होंने अपने सोल्जर्स को रेस्पॉन्स में बोला मुझे यही छोड़ो, और उन्होंने एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर आखिरी दम तक लड़ते रहे। उनकी बॉडी बाद में उसी पत्थर के पीछे मिली। यही कारण है कि उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, देश का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। फिर 19 नवंबर को पीएम नेहरू जी अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को चिट्ठी लिखते हैं और उनसे मदद मांगते हैं और बोलते हैं कि यूएस एयरफोर्स चाइनीज पर एयर स्ट्राइक्स कर दे। मगर 21 नवंबर को चाइनीज सोल्जर्स खुद ही पीछे हटते हैं और विक्ट्री डिक्लेयर कर देते हैं। विक्ट्री डिक्लेयर करने के पीछे चाइना के 2 रीजन थे। पहला, जॉन एफ कैनेडी ने जवाहरलाल नेहरू की बात सुनी थी। दूसरा, विंटर्स आने वाले थे जिसकी वजह से सोल्जर्स को सप्लाई पहुंचाना बहुत मुश्किल था। बाद में चाइनीज आर्मी चुशुल से भी विड्रॉ करती है और अभी के टाइम पे चुशुल इंडिया का हिस्सा है। मगर अक्साई चिन का एरिया अभी भी चाइना के पास ही है, जो कि चाइना के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है और इंडिया के द्वारा क्लेम किया जाता है। इस हार के बाद जवाहरलाल नेहरू की हालत बड़ी तेजी से खराब हो जाती है, क्योंकि इंटरनली बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ गया था नेहरू जी को। और फिर 1 साल के बाद ही जनवरी 1964 में नेहरू जी को एक स्ट्रोक होता है और फिर कुछ महीने बाद ही मई 1964 में नेहरू जी का देहांत होता है। फिर इसके बाद
इंडिया और चाइना के बीच में कभी भी रिलेशंस नहीं सुधरते। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखिए। बाय।